नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है हम ये मास्क लगाकर जरूर रखें। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस मास्क के लिए ही न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा एक मुहिम भी छेड़ी है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो लॉकडाउन से भी राहत मिल सकती है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना काल में दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने आज से एक हफ्ते के लिए शहर में निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से भी पालन किया जाएगा। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी कोरोना नियमों का पालन करता हुआ नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके कॉन्ट्रैक्टर और फैक्ट्री मालिकों को ई पास लेना, मतलब ये कि मजदूरों और कर्मचारियों को आने जाने के लिए ई पास दिखाना होगा। दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन लागू है। पहले चरण में सिर्फ निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दी गई है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद कम हो रही है। लेकिन आज से अनलॉक की प्रक्रिया इसलिए शुरू, क्या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हालात इस वक्त हैं? दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और साथ ही जावेद मंसूरी भी। दीपक, जिस तरह के हालात दिखे हैं पिछले दिनों, ये राहत की खबर हो सकती है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया, उत्साहित हैं दिल्ली के भी लोग ये जानने के लिए कि किस तरह की राहत आज से मिलती दिखाई दे रही है उन्हें। जी प्रशांत, काफी राहत की बात है क्योंकि संक्रमण दर करीबन 1% के आसपास पहुंच चुकी है और अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। हालांकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्री को ही खोलने की इजाजत आज से दी गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रगति मैदान की, जहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम बंद था, लेकिन अब देखिए क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मेन गेट की ये तस्वीर है और यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है हर उस मजदूर की जो यहाँ पर पहुँचता है, और उसका जो पास होता है, ई पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो कंपनी काम कर रही है, ये उसको देखना है कि वो सबका ई पास बनाए और उसके बाद ही सबको यहाँ से अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर जो लोग हमसे जानने की कोशिश करते हैं, मैम क्या क्या चेक कर रही हैं आप? सर एंट्री करते हैं हम, बंदे कितने जा रहे हैं, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, सबका हम टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े बंदे अंदर जाते हैं। मतलब अलग अलग शिफ्ट में लोग अंदर? हाँ जी, अलग अलग। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको नहीं जाने दिया। जो टेम्परेचर होता है उसको हम बाहर ही कर देते हैं। बीमार होता है उसको एम्बुलेंस से इस हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो प्रशांत, ये देखिए सामने एक एम्बुलेंस भी खड़ी है, वो इसलिए रखी गई है कि एहतियातन अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। तो काम शुरू हो चुका है और ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लेबर है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर आदेश में कहा गया है कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से मजदूरों को बुलाया जाना होगा और हर घंटे या हर कुछ मिनट बाद सैनिटाइजेशन का काम होता रहेगा। प्रशांत, बिल्कुल। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और पहले फेज में फैक्ट्रियों में निर्माण कार्यों में जुटे लोगों को राहत मिलेगी। इन कामों को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि सबसे ज्यादा ख्याल उन मजदूर वर्ग का रखना है जो इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए पूरी एहतियात के साथ निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। लेकिन कोरोना नियमों के पालन में कोई राहत नहीं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पाबंदियां आज भी लगातार जारी रहेंगी, सख्ती लगातार उसी तरह की जो कोरोना से लड़ाई में लड़ी गई, लेकिन मार्केट बंद रहेंगे। आज फैक्ट्रियों में काम शुरू हो रहा है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं।
जावेद, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, फैक्ट्रियों में काम करते लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अब कुछ हलचल, तस्वीरें बदली बदली सी नजर आएगी आज से? देखिए, एक लंबे वक्त के बाद अब जो फैक्ट्रीज़ हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। अनलॉक के तहत कंस्ट्रक्शन गतिविधि और फैक्ट्रीज़ में जो काम है वो आज से शुरू हो रहा है। झिलमिल इंडस्ट्रियल इलाके की फ्रेंड्स कॉलोनी जो पार्ट है वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है। मज़दूर आज जो लेबर क्लास है वो पहुँचना भी शुरू हो गई है और जो फैक्ट्री मालिक हैं उन्होंने भी अपने फैक्ट्रीज़ खोल ली हैं। तो आप देखेंगे यहाँ मुझे देखिए ये सैनिटाइज़र इस तरह से रखा हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ जो मज़दूर पहुँचे थे अभी हमने देखा कि उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। अनिल गुप्ता हैं जो कि एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। सर, सबसे पहले जल्दी ये बताइए कि आज से फैक्ट्री खुल गई है, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की आप नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली अनलॉक हुई है इंडस्ट्री के लिए उसका स्वागत करते हैं जी। 100% कोविड प्रोटोकॉल का पालन हम लोग कर रहे हैं जी। पिछले 2 दिन से जब से घोषणा हुई हमने पूरे इंडस्ट्री एरिया को सैनिटाइज कराया है। हाँ। हर फैक्ट्री में थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर चेक, उसका जनरल हेल्थ चेकअप, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको वापसी भेजना, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क कंपलसरी किया है और शिफ्टों में बांटा है हमने। सर, ई पास ज़रूरी कहा गया है। जो आज आपके पास स्टाफ आया उनको ई पास मिला है या किस तरह से आप अभी किसी को भी ई पास नहीं मिला। कल भी हमने सरकार को बोला है। हाँ। दिल्ली में करीब 1 लाख फैक्ट्रियाँ हैं, जी। 10 लाख कर्मचारी हैं। 10 लाख लोगों को ई पास जनरेट करना आसान नहीं है। कल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी का भी ई पास जनरेट नहीं हुआ। एक्नॉलेजमेंट नंबर जरूर मिला। अच्छा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ई पास की बाध्यता खत्म करें, को मिलेगा नहीं किसी का। आज तो किसी तरीके से हम आ गए, अगर कल को पुलिस ने सख्ताई करी तो हमें दिक्कत होगी। तो आप चाहते हैं कि ई पास मिले या फिर इसको हटाया जाए? तो या तो इसको इजी किया जाए, हाँ। 10 लाख लोगों को कैसे देंगे? आज तक दिया नहीं, इजी किया है तो हटाया जाए, या फिर हमारे लेटर पैड पे हो जाए। सर, एक और आप मांग कर रहे थे वैक्सीनेशन की, जो आपके यहाँ लेबर होती है, तो आप उसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमारी प्रार्थना है कि 100% लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए जगह की चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए, कोई वैक्सीनेशन का खर्चा चाहिए। हम क्या रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री एरिया में 100% वैक्सीनेशन सरकार कर दे, उसके लिए हमें सरकार से अनुरोध करते हैं। इंडस्ट्री अलग से मांग कर रही है कि वैक्सीनेशन किया जाए, कैंप लगाकर। मैं ज़रा तस्वीरें दिखा देता हूँ। जो लेबर है वो यहाँ पर काम करना शुरू हो गई है। मेटल कॉपर की ये फैक्ट्री है। यहाँ पर आज मजदूर जो लेबर है वो यहाँ पर पहुँची, आप देखेंगे काम कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। कितने दिन बाद आए काम करने? 1.5 महीने बाद आया हूँ। तो आप खुश हैं? अब काम कर रहे हैं, खुश हैं? नियमों का पालन के तहत काम कर रहे हैं? नियम के पालन से काम करें सर। अच्छा, तो क्या इस 1-1.5 महीने में कोई दिक्कत किसी तरह की जो खर्चा वर्चा चलाने की कैसे? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं गांव चला गया था। अच्छा, गाँव चले गए? हाँ, गांव से 4 दिन हो गया काम कर रहा हूँ। देखिए, इनको कोई दिक्कत नहीं हो। ये बताइए, आज यहाँ कितने लेबर काम करती है और आज कितनी पहुँची है? आज कम 12-13 आदमी आ चुके हैं यहाँ पर अच्छा, काम करने के लिए, बाकी कोई तो आया अब नहीं। अनलॉक हुआ है, खुश हैं आप? इसका स्वागत हाँ जी, करते हैं? हाँ, स्वागत करते हैं, बढ़िया खुश हैं। अच्छा, सभी को रोजगारी मिलनी चाहिए, हमारे को भी। तो इस 1-1.5 महीना कैसा गुजरा ये लॉकडाउन का? आपका काम बंद रहा? गुजरा भी बेकार गुजरा। अच्छा। जब कारोबार नहीं है तो क्या खाएंगे? हाँ। तो बेकार ही है। तो अब खर्चा पानी चलेगा? काम अब पे आए? काम चलेगा तो खर्चा पानी मिलेगा। देखिए, ये लगातार जो यहाँ पर वर्कर्स हैं ये कह रहे हैं कि खुश हैं, अब खर्चा पानी चलेगा। आप बताइए कहाँ रहते हैं और कितने दिन में काम पर आए? जी, हम तो 2 महीने काम पे आए। हाँ। खर्चा पानी तो भाई जी ऐसे ही चल रहा था। अच्छा, हाँ। तो अब खुश है, काम शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, अब तो काम चालू हो गया तो दिक्कत नहीं होना देखिए, चाहिए। ये वो वर्कर्स हैं जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं और अब ये आज इनका पहला दिन है अनलॉक के तहत। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल। इसका स्वागत करते हैं क्योंकि 1-1.5 महीने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं प्रशांत, वो शुरू हो गई हैं। और कोशिश भी यही थी कि जहां पर कोरोना के मामले कम हो रहे हैं वहां कुछ राहत दी जाए और सबसे पहले उन्हें जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, फैक्ट्री निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर उन्हीं में से हैं और वो आज से काम पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां सख्तियां बरकरार, महाराष्ट्र उन्हीं में से एक। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन अब भी मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्ती को बढ़ाने का ही फैसला किया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक सभी जिलों में कोरोना की गाइडलाइंस जारी रहेगी और जिन जिलों में जरूरत होगी समीक्षा के बाद वहां पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकेगी। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर में 33 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से ही जम्मू कश्मीर में दुकानों को खोलने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना का खतरा बरकरार है, जिसे देखते हुए दुकानों को हफ्ते में 3 दिन ही खोलने का फैसला लिया गया है। अलावा
बसों में क्षमता के सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकते हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला जम्मू कश्मीर में रखा गया है। और ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़े, लेकिन आज 33 दिन की सख्ती के बाद कुछ हद तक के रियायत दी जा रही है। बसों को अब आने जाने की छूट है, लेकिन बंदिश 50% यात्रियों के साथ ही ये बसें चल सकेंगी। स्कूल कॉलेज अब भी बंद होंगे, लेकिन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। 3 दिन ही ये दुकानें खुल सकेंगी, यानी धीरे धीरे रियायत, ताकि लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके। और जहां कोरोना के केसेस कम आते जा रहे हैं, वहीं ये कुछ रियायत ढील देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर उन्हीं राज्यों में से एक है। लगातार कोरोना के मामले यहां भी बढ़ते रहे, सख्तियां बढ़ाई गई और कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया, लेकिन आज से कुछ ढील जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन जहां अब कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की बात है, वहीं वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच ये एक बड़ी खबर, SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जून में कोविशील्ड वैक्सीन की 9 से 10 करोड़ डोज के उत्पादन और सप्लाई का दावा किया है। इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार को जानकारी भी दी है। फिलहाल कई राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए एक पत्र में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि महामारी के कारण बड़ी चुनौतियां सामने आई, इसके बावजूद उनके यहां कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, दिल्ली सरकार भी बार बार ये कहती रही कि कोरोना वैक्सीन की कमी है, लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट ने जिस तरह की खबर दी है कि आगे 9 से 10 करोड़ डोज तैयार होगी, किस तरह से अनलॉक प्रक्रिया के साथ ये एक राहत की खबर दिल्ली के लिए हो सकती है? राहत की खबर जरूर है प्रशांत। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही ग्लोबल टेंडर निकाला है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि उन्हें वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 18+ का वैक्सीनेशन पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली में बंद है। ना कोविशील्ड है, ना कोवैक्सीन है। 45+ वालों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन उसमें भी कोवैक्सीन नहीं बची है। कोविशील्ड ही जो बची है उसी को लगाया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने फाइजर से भी बात की थी, मॉडर्ना से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो केंद्र को ही ये सप्लाई कर सकते हैं, सीधे राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके सरकार लगातार कोशिश कर रही है। केजरीवाल का ये कहना है कि लगातार वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार कंपनियों से बात चल रही है, ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है, तो शायद कुछ कहीं ना कहीं से उनको वैक्सीन मिल जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है दिल्ली की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है। हालांकि बाकी चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी है 7 तारीख तक, 7 जून तक, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एरिया को खोल दिया गया। ये देखिए, थर्मल स्कैनिंग लगातार की जा रही है, चाहे वो अधिकारी यहाँ पर आए, चाहे वो लेबर यहाँ पर पहुंचे। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हर किसी की जांच की जा रही है और साफ तौर पर कोशिश ये है कि संक्रमण दर जो काफी कम नजर आ रही है उसे बढ़ने ना दिया जाए प्रशांत। और इसी तरह से सामंजस्य बनाने की जरूरत भी है कि सख्तियां हो, हम कोरोना नियमों का पालन करें और उधर वैक्सीन की रफ्तार और तेज हो। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर, देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,52,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जो पिछले 50 दिनों में सबसे कम मामले हैं। वहीं एक दिन में कोरोना की वजह से 3,128 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट घट करके 9.07% तक पहुंच गई। हालांकि अभी भी देश में 20,26,000 एक्टिव केस कोरोना के मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, दिल्ली में आज से अनलॉक, लेकिन जो देश भर में कोरोना का आंकड़ा है वो अब नीचे जाता जा रहा है। वैक्सीन की रफ्तार तेज हो सकेगी क्योंकि कोविशील्ड की अब तादाद ज्यादा आएगी। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए, ये बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं। जब देश भर में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और अच्छी खबर वैक्सीन की तरफ से भी आ रही है कि जून में
बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिससे हम एक बड़ी आबादी को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और यही वजह है कि अब कई राज्य जो हैं वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें से दिल्ली एक है जिसने आज से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन गतिविधि शुरू कर दी हैं। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। हम ऐसी एक फैक्ट्री में मौजूद हैं, यहाँ लगातार काम चल रहा है। विनीत जैन है हमारे साथ जो इसके मालिक हैं, इनसे हम समझते हैं सर, कोरोना का खतरा कितना ज़्यादा था, देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, अब अनलॉक दिल्ली हुई है, किस तरह से अब आप आगे चलेंगे, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि आपके लेबर भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें? सर 1.5 महीने का यह समय हमारे लिए बहुत बड़ा विपदा बड़ा था। अब धीरे धीरे हम इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री को खोलने की परमिशन दी है। अब वैसे तो हमारी 1-2 तिहाई लेबर गाँव जा चुकी है। इस समय तकरीबन हमारे पे 20 से 30% वर्कर कितने वर्कर काम करते हैं और कितने अभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि डबल शिफ्ट में काम कराना होगा? अभी हमारे पे मात्र 4 से 5 वर्कर कुल है। अच्छा, और उनसे हमारी फैक्ट्री पूरी नहीं चल सकती है। कितने वर्कर? 15 वर्कर्स है हमारे पास। कितने? 15। देखिए ये बता रहे हैं कि बिल्कुल 15 वर्कर्स होते हैं, लेकिन अभी 4 से 5 ही वर्कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। जी, कोरोना के मामलों में कमी आई है। क्या ये लोग कहते हैं कि वाकई इस तरह की सख्ती और कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये असर हुआ है कि आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, कोरोना के मामले कम हुए, और कितने ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगाकर अब काम पर भी लौटते दिखाई दे रहे हैं आपके साथ जो मौजूद हैं? जावेद, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? देखिए यहाँ जो वर्कर पहुँच रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद अब पहुँचे हैं, क्योंकि इन्हें छूट दी गई है, इंडस्ट्री को लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन इन वर्कर्स का होना है, जो एसोसिएशन है यहाँ झिलमिल इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो लगातार मांग कर रही है कि अलग से एक विशेष कैंप लगाया जाए। इनसे भी हम समझते हैं। ये बताइए कि आप में से किसी ने वैक्सीन लगवाई? हाँ जी, मैंने लगवाई है। अच्छा, पहली डोज लेनी है? दोनों डोज? दोनों डोज ले ली मैंने। दोनों डोज लगवा चुके हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि दोनों डोज लगवा चुके हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? जी, वैक्सीन लगवाई आपने? जी। अच्छा, एक डोज या दोनों? एक डोज लगवाई है। देखिए ये अच्छी खबर है कि ये एक राहत की खबर भी है जावेद की जो लोग काम पर लौट रहे हैं, ज्यादातर वो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन उन्होंने लगा ली है, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो या इससे बाहर जो दिल्ली में इस वक्त काम कर रहे हैं। एक बेहद अहम खबर, बाबा रामदेव का वो बयान जिसने उन्हें विवादों में ला दिया। इससे जुड़ी तमाम खबरें। आरोप यह है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू कराया। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा एलोपैथी तो स्टूपिड साइंस है। इस बयान पर तूफान खड़ा हो गया। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताते हुए उसे वापस भी ले लिया, उस पर सफाई दी। लेकिन इसके बावजूद एलोपैथी डॉक्टरों की संस्था IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा गया। इसके बाद यह विवाद और तेज हो गया। बाबा रामदेव के खिलाफ कई जगह FIR भी दर्ज करवाई गई और अब यह विवाद कहीं ना कहीं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी बनता भी नजर आ रहा है। एक तरफ तो आयुर्वेद के समर्थन वाले लोग हैं जो एलोपैथी पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बाबा रामदेव के विरोध में जुटे हुए हैं। इस पूरे विवाद पर बाबा रामदेव ने एक एक सवाल का जवाब न्यूज़ 18 इंडिया को दिया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी साइंस पर सीधा हमला बोला है। रामदेव के मुताबिक कोरोना से ऐसी लोगों की ज्यादा मौत हुई है जिनके फेफड़े कमजोर थे या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। रामदेव के साथ ही सवाल भी किया हमने कि क्या एलोपैथी साइंस में इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत करने का कोई इलाज है। रामदेव के मुताबिक कई गंभीर बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में मौजूद है। आरोप आप पे ये है, अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू कराया और IMA कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है उनका जो क्षेत्र है
कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के आंखों का चश्मा उतारने से लेकर के दृष्टि परिवर्तन से लेकर के श्रुति से लेकर के थायराइड क्योर करने से लेकर के बीपी, अस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूं दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों की। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी, पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, वीटग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है। क्या लीवर को, कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। एलोपैथी पर दिए गए बयान पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर खेद जताते हुए माफी मांगी। रामदेव के मुताबिक वो मैसेज था जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया था, लेकिन आईएमए आयुर्वेद और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामदेव ने एलोपैथी में कोरोना के इलाज के तरीके को लेकर भी सवाल उठाए। अगर हम बात करें एलोपैथ की तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड सा, ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा और डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। और मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं आमिश भाई, देखो आप प्रश्न करेंगे, मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। जी। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो इबोला की दवाई है वो दे रहे हैं। क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड, पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं? विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, जब न्यूज 18 ने कई सवाल किए बाबा रामदेव से तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खेद जताया है, एक बार फिर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में खेद जताया अपने उस बयान पर जिस पर एलोपैथी से जुड़े लोगों को आपत्ति थी। लेकिन क्या वाकई बाबा रामदेव ये चाहते हैं कि इस तरह का विवाद अलग अलग पैथी के बीच खत्म हो जाना चाहिए? इसी में जनहित है, देश का हित है? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, लग नहीं रहा प्रशांत कि ये विवाद जल्दी थमेगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने खेद व्यक्त किया लेकिन वो लगातार अपनी बात पर भी अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मेडिकल साइंस को वो सम्मान दे रहे हैं, एलोपैथिक को वो सम्मान दे रहे हैं, उसी तरीके से आयुर्वेद को भी सम्मान देना चाहिए। और आईएमए के डॉक्टर जो लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के भी आरोप लगा रहे हैं। तो आईएमए देश के डॉक्टरों की एक बड़ी संस्था है, उन लोगों में इस चीज को लेकर के काफी रोष भी है और उनका ये कहना है कि जानबूझ करके ऐसे समय में उन पर सवाल उठाना, जब कोरोना के समय में डॉक्टरों ने पूरी मेहनत करके लोगों को बचाया, इस समय ये विवाद उठना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बाबा रामदेव ये भी साफ कर रहे हैं कि वो साइंस पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उनके अपने कुछ मुद्दे हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आयुर्वेद को भी वो सम्मान मिले, क्योंकि आयुर्वेद ने भी कई अनेक ऐसी बीमारियों को ठीक किया है जिनका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं था, लेकिन आयुर्वेद के जरिए उसका इलाज किया जा सका। बिल्कुल, स्वामी रामदेव पर कई सवाल खड़े हुए,
लेकिन कल न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी कई सवाल करना चाहते हैं। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में योग गुरु रामदेव ने सीधे सीधे आईएमए को एक एनजीओ करार दिया। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को लेकर कई गंभीर भी सवाल खड़े किए। कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। लेकिन मैं मान रहा हूं, आपके उस मैं बयान उसको से सम्मान देता हूं जी। और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान लेकिन वो का कह रहे हैं दोनों कि का सम्मान जब तक करो। आप ये वीडियो बात में है। माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में हमारे माफी जो नहीं आईएमए मांगेंगे, के अध्यक्ष हैं, 1000 ये करोड़ तो रुपए की ओझापंथी मानहानि हो करते हैं जाएगी। एलोपैथी के नाम पर। तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं वो आईएमए के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? लेले जी का कोई ट्विटर अकाउंट मेरे पास तो 25 उनके मैसेज भेजे हैं। कोई उसको पढ़ लेगा तो वो तो एलोपैथी के नाम पर कलंक है बेचारे। दूसरी बात, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये अनुकूल समय है एक मजहब विशेष का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, कि जो झाड़ फूक करके ऐसे पानी के छींटा मार करके जो एक ढोंग आडप पाखंड अंधविश्वास करते हैं, तो एलोपैथी को ओझापैथी बनाने में क्यों तुले हुए हैं? और मैं वापस कह रहा हूं, इस देश के वो डॉक्टर जो सच में, चाहे वो हमारे एम्स के अंदर हैं, चाहे वो और हमारे दूसरे ऐसे बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो शालीन हैं, जो अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, जो खुद भी योग करते हैं, मैं ऐसे करीब 90% अच्छे डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। वो सच में मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। लेकिन जो एलोपैथी के नाम पर लूट खसोट करते हैं, एलोपैथी को भी बदनाम करते हैं, कि ऐसे डॉक्टरों का तो मतलब मुझे तो लगता है आईएमए वालों को खुद ही इनिशिएटिव लेकर के, जो इनके अध्यक्ष हैं और जिनके सो कॉल्ड जो इनके महामंत्री आदि हैं, इनको तो बर्खास्त करके किसी योग्य व्यक्ति को अपने इस एनजीओ का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनको महामंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो ये आईएमए का मुझे लगता है इसकी गरिमा ही खत्म कर डालेंगे। योग गुरु रामदेव ने फार्मा इंडस्ट्री को लेकर भी बड़ा हमला किया है। रामदेव के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार का धंधा है, जबकि वो आयुर्वेद के जरिए देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। देश की जनता यह जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? देखो आविश भाई, देखो फार्मा इंडस्ट्री, मैं कई बार जब ये बहुत लूट मचाते हैं, इनको ड्रग माफिया या मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, और हमारे डॉक्टर उनके कई बार अनजाने में शिकार हो जाते हैं। जो बात मैंने कही वो बात आमिर खान ने भी कही थी कि आप 15 रुपए की दवाई को 1500 रुपए में बेचते हो, जो जेनिक जो मेडिसिन है उसको ब्रांडिंग करके। और जब उन्होंने बात की थी कि बेसन टेस्ट की, कि खोल लिया, और उसके बाद में और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें कही थी कि अनावश्यक ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट, और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। मैंने एक व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। माना कि इस पूरी
ड्रग इंडस्ट्री के पीछे लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन मेरे पीछे ताकत है सत्य की, साधना की, सेवा की, अनुसंधान की, और हमने परिणाम दिए। आज मैं एक एक बीमारी के लाखों करोड़ों लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने इस देश का 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम किया है। कई सवाल बाबा रामदेव ने खड़े किए तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर दिए गए योग गुरु रामदेव के बयानों पर आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने बड़ा पलटवार भी किया। आईएमए ने सीधे केंद्र सरकार से रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स सबसे पहले तो वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के मेंबर्स हैं, यानी कि वो एमबीबीएस प्लस डॉक्टर्स हैं। प्लस ऐसा कहना कि राजनीतिक हैं, वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। वो सबसे पहले एक डॉक्टर हैं और उसके ऊपर इस संगठन के मेंबर जरूर हैं, और उन्होंने कभी ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं समझी है। वो तब बोले हैं जब बाबा रामदेव ने इस साइंस को स्टूपिड और दिवालिया कहा है, तभी हमें बोलना पड़ गया और सोशल मीडिया और मीडिया पे आना पड़ा। तो बाबा रामदेव अपना ये ढोंग और आडंबर बंद करें। वो एक व्यापारी हैं और व्यापारी के अपनी कॉर्नर ड्रग को बढ़ाने के लिए इतना बोलते हैं और चाहते हैं कि मैं मीडिया में रहूं। हम उनके इस बात के सख्त खिलाफ हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत का सबसे बड़ा मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों का संगठन है, और जो ये लाला जी जो बयान करते हैं वो ना कि सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बल्कि जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क, मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क्स, सभी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पूरे 12 लाख मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने इसकी घोर निंदा करी है। और लाला जी जो माफी की बात करते हैं, उनकी माफी सिर्फ काफी नहीं है, उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मैजिकल रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आईएमए के डॉक्टर्स एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। सभी मेंबर्स एलोपैथी के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, ना आयुष के बारे में जानते हैं। और हमारा साइंस संशोधन और सबूतों पर टिका है, उसे आईसीएमआर और WHO की मान्यता है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आईएमए किसी पैथी के विरोध में नहीं है, ना आईएमए कोई राजकीय संगठन है। योग गुरु रामदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को लोग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और उन्हें लिखी गई चिट्ठी इसी बात का नतीजा भी है। रामदेव के मुताबिक आईएमए में भी सियासी लोग बैठे हुए हैं। आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है, आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा। आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़ करके कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है वो मोदी वेरिएंट कह करके मतलब इंडिया में जो कोरोना फैला उसको इंडियन वेरिएंट और मोदी वेरिएंट कह करके इन्हीं डॉक्टर्स में आईएमए के डॉक्टर्स वालों ने, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पॉलिटिकल हैं। और मैं एक बात कहता हूं, माना कि मैंने भी एक वक्त सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण किया था, आप साक्षी रहे उस बात के। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं आज राजनीतिक रूप से न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष हूं। आईएमए के आप पूरा लिस्ट उठा करके देखो, इसके अंदर आपको 90% लोग पॉलिटिकल मिलेंगे जो इनके पदाधिकारी आदि होते हैं। तो ये एक राजनीतिक संस्था है, हर्षवर्धन इनके दबाव में आ गए रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। आप कह रहे डॉक्टर हर्षवर्धन इन सबके दबाव में आ गए, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। नहीं, मैं कहता हूं उनको भी अलग अलग मुद्दों पर दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर ये तो ये माना जाता है, ये सरकार तो
आपके पक्ष वाली सरकार है, ऐसा माना जाता है, और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है। तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी। क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला कोरोना योद्धाओं का निरादर कर दिया है। आईएमए के अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी रामदेव के बयान पर नाराजगी जताई है। इन लोगों ने रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ बयानबाजी न करने की नसीहत भी दी। एलोपैथी एक तरीक़ा इलाज है और दुनिया में ये बैकबोन है बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। जो बयान बाबा रामदेव का आया है वो न सिर्फ ये कि डॉक्टर्स की बेइज्जती है, साइंटिस्ट की बेइज्जती है, बल्कि देश को गुमराह करने वाला बयान है। निश्चित तौर से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव योग गुरु है, वो योग गुरु ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। विवादित बोल करके राजनीति के चक्कर में ना पड़े। योग के लिए उन्होंने काम किया है। जो संत आदमी है स्वामी रामदेव बाबा, उन्होंने देश दुनिया में योगा का प्रचार किया है और उनको इसी के लिए ख्याति मिली है। तो उनको करोड़ों चाहने वाले जो हैं वो चाहते हैं कि वो योग गुरु बन के ही रहे। आईएमए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रचारित प्रसारित संगठनों में से एक है। भारत सरकार के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री समय समय पर इसके कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा इसको एनजीओ कहना, विदेशी ताकतों से मिला जुला कहना उचित नहीं। बगैर जानकारी के, अपुष्ट जानकारी के इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं। आईएमए में मैं नहीं मानता कोई मिशनरी हैं, कोई एंटी नेशनल हैं या कोई विदेशी माफिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी ने कोरोना संकट के इस दौर में आयुर्वेद और एलोपैथी के विवाद को गैर जरूरी बताया और कोरोना से निपटने के लिए साथ मिलकर चलने की नसीहत दी। आयुर्वेदिक और डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर से कुछ लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन क्या वो गलत उसने ट्रीटमेंट दिया क्या नहीं दिया उसके खिलाफ अपन एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सभी को पता है ये कोरोना काल में डॉक्टरों की वजह से, नर्सेस की वजह से, हेल्थ वर्कर की वजह से लाखों लोगों की हम जान बचा पाए। किसी भी पक्ष की तरफ से कोई आरोप लगाए जाते हैं किसी पर तो तथ्यहीन आरोप नहीं होने चाहिए। आरोपों का आधार होता है। अगर सचमुच कहीं विदेशी फंडिंग का मामला है या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कुछ किया जा रहा है तो ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से। वहां समंदर में फंसे जहाज से तेल निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। पालघर में फंसे जहाज को 12 दिन बीत चुके हैं। जहाज से डीजल का रिसाव रोक लिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये जंग है हजारों लीटर डीजल भरे जहाज को खाली करने की। इस मिशन को अंजाम देने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर जहाज से डीजल का और रिसाव होता है तो ये पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि बचाव दल की टीमें मछुआरों के साथ अब जल्द से जल्द डीजल को निकालने के अभियान में लगी हुई है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल मौजूद है। ये जहाज टाउटी तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया था। जहाज के कई टुकड़े समंदर में बहते हुए भी नजर आए, जिसकी जांच कोस्ट गार्ड के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से ये जहाज समंदर में यूं ही फंसा हुआ है। साथ ही जहाज से निकले डीजल की वजह से भी अब लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए डीजल खाली करना अब एक बड़ी मशक्कत की बात है। दरअसल 17-18 तारीख को टाउटे तूफान आया और अलीबाग से निकला ये जहाज पालघर में आकर फंस गया। लेकिन इस समय मुंबई से ही लगा हुआ इलाका है पालघर, और पालघर के नजदीक जहां समुद्री तट पर आकर ये किनारे आया वो बेहद पथरीला इलाका है, और इसी वजह से जहाज को नुकसान पहुंचा और इससे डीजल का रिसाव समंदर में शुरू हो गया।
बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इनमें एक 2.5 महीने का बच्चा भी शामिल है जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि डॉक्टरों ने बाकी 3 बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से होने का दावा किया है। 2.5 महीने के बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे दरभंगा के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन तबीयत में सुधार न होने के बाद परिवार वाले उसे पटना ले आए और वहां एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां जांच के दौरान उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल ने बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद परिवार वाले दरभंगा पहुंचे और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती एक ही परिवार के 3 और बच्चों की भी मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि इन 3 बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से हुई और अब इसे लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दरभंगा में 4 बच्चों की मौत, एक तो 2.5 महीने का ही बच्चा था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया। वापस इसे दरभंगा में लाकर अस्पताल में उपचार करवाया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर्स का दावा है कि 3 बच्चों की मौत तो निमोनिया की वजह से हुई है, लेकिन परिजन गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं।